नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चाइल्ड की कस्टडी को लेकर के, यानी कि बच्चे की कस्टडी को लेकर के कुछ बातें आप लोगों के बीच रखी थी। कुछ बहुत चीज़ों को लेकर के मैंने हिंट दिया था, कौन सी कानूनी प्रक्रिया बच्चे की कस्टडी के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ पर भी हल्का फुल्का प्रकाश डाला था। और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें आप लोगों के बीच शेयर की थी। लेकिन चाइल्ड की कस्टडी, यानी कि वैवाहिक जो जोड़े होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके बीच विवाद होने की स्थिति में, लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति में, मुकदमेबाजी होने की स्थिति में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होने की स्थिति में बच्चे के भविष्य का क्या होगा, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा विस्तार से मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ नहीं बताया था। और इसीलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जिसमें हर वर्ग के लिए, कि हिंदू लॉ क्या कहता है। हिंदू लॉ मतलब कि अगर आप हिंदू हैं और आपके बीच कोई विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, माता या पिता में से, या कौन ज़्यादा एलिजिबल होगा बच्चे की कस्टडी पाने के लिए। बेटा है तो उसकी कस्टडी किसको मिलेगी, बेटी है तो उसकी कस्टडी किसको मिलेगी। अगर आप मुस्लिम हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, कौन से लॉ होंगे। बच्चे की कस्टडी, गार्जियनशिप, इन सबसे संबंधित जो डिटेल्ड प्रोसेस है, यानी कि अगर आप अदालत में बच्चे की कस्टडी को क्लेम करने जाते हैं तो आप उसके अंकल आंटी हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, दादा हैं, दादी हैं, बाबा हैं, नाना है, नानी है, मतलब इससे रिलेटेड जो पूरा सविस्तार सारांश जो है, जो पूरा का पूरा वर्णन है, वो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आज आया हूँ कि कैसे आप लोगों को बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड अगर कोई केस है, या अगर भगवान न करे आपके साथ कोई ऐसी स्थिति है, तो उस स्थिति में आपके बच्चे का भविष्य कैसे सिक्योर होगा, उसके लिए क्या बेहतर होगा, या आप अदालत में अपने बच्चे या बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी अच्छी प्रोग्रेस के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कैसे उनकी कस्टडी क्लेम कर सकते हैं। कस्टडी मतलब बच्चा आपके पास रहे, इससे संबंधित आप मुकदमा लेकर के जा सकते हैं कि साहब हम बच्चे को ज़्यादा अच्छे से पाल सकते हैं, बच्चे को हमारे पास रहने दिया जाए। इससे संबंधित प्रोसेस मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं कि कैसे आपको वो करना है, अदालत में किस सेक्शंस में अपनी बात को रखनी है, उससे संबंधित ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो, बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह आप भी सुनिए और एक स्टूडेंट की तरह मैं भी ये समझता हूँ आप लोगों के साथ मिलकर। मैं आप लोगों को कोई बहुत बड़ा गुरु ज्ञान नहीं देने आया, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, आप भी एक स्टूडेंट की तरह सुनिए। आइए हम दोनों लोग मिल करके समझते हैं कि लॉ क्या कहता है, भारतीय कानून क्या कहता है, और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, एक नन्हे से बालक के जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए वो कौन कौन से बेहतर उपाय हैं, वो कौन कौन सी विधिक प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करके हम बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल डेटाबेस, जो कानून कहता है, विधिक जो चीज़ें हैं, लॉ क्या कहता है और रूलिंग्स क्या कहती हैं, उसके आधार पर, सेक्शंस के आधार पर मैं आप लोगों को आज सब कुछ बताऊंगा। बहुत आराम से, ध्यान से सुनिएगा, कुछ सीखिएगा, कुछ मैं भी सीखूंगा, कुछ आप लोग भी मेरे साथ सीखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 7 गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का सेक्शन 7, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का एक एक्ट है। उसमें धारा 7 जो है, अदालत बच्चे के लिए गार्जियन नियुक्त करती है। अब मामला यह है कि गार्जियन की जो परिभाषा एक है, बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। अगर बच्चा, मान लीजिए दुर्भाग्य से अगर कोई उसके घर में जीवित नहीं है, माता पिता कोई जीवित नहीं है, तो अदालत किसी भी व्यक्ति को उसका गार्जियन नियुक्त कर सकती है। अब वो सारी चीज़ें अदालत देखेगी, तय करेगी कि वो कौन व्यक्ति होगा, क्या वो उस योग्य है, क्या उसके पास वो योग्यताएं हैं, ये देखना अदालत का काम है, माननीय न्यायालय का काम है। लेकिन धारा 7 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे का गार्जियन नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता है। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में यह प्रोसेस है। अब धारा 17 जो है, सेक्शन 17, उसमें कोर्ट बच्चे की उम्र, लिंग, माता पिता का चरित्र, आर्थिक स्थिति और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड ये देख के फैसला करती है। अगर माता या पिता में से सेक्शन 7 की एप्लीकेशन कोई मूव करता है, तो उस वक्त कोर्ट उन दोनों में से किसका बेहतर चरित्र है, कौन अच्छी परवरिश दे सकता है, किसके साथ बच्चे का हित सुरक्षित है,
ये सारी चीज़ें देख करके तब फैसला देता है। सेक्शन 17 गार्जियन वार्ड एक्ट की ये प्रोसेस अपनाती है। और धारा 25 के बारे में मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वो सेक्शन है जिसके अंतर्गत आप बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि न्यायालय से बच्चे का कब्जा क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं। अब अगर आप हिंदू हैं, देखिए अब बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, अगर आप हिंदू हैं तो क्या कानून है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 ये सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है। इसके सेक्शन 6 यानी कि धारा 6 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिता और माँ बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक माने जाते हैं, माने कि जन्म से ही उनको किसी सर्टिफिकेट की ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो प्राकृतिक भगवत प्रदत्त ईश्वर प्रदत्त अभिभावक वही है बच्चे के। तो ये सेक्शन 6 कहता है। और धारा 13 जो है इस एक्ट की वो ये कहती है कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय केवल एक ही चीज़ न्यायालय देखेगी कि बच्चे का हित कहाँ है, यानी कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, बच्चे का हित ही सर्वोपरि है। न्यायालय इस चीज़ को तय देखेगी और इसी के आधार पर फैसला देगी। अब जो सेक्शन 125 यानी कि जो अब 144 BNSS हो गया है सेक्शन, उसमें अगर तलाक हो गया है पति पत्नी का या अलग हो गए हैं तो बच्चा माँ के पास है अगर, तो वो बच्चे के भरण पोषण के लिए, यानी कि बच्चे के भरण, केवल अपने लिए नहीं, बच्चे के भरण पोषण के लिए, भले ही तलाक हो गया हो, अगर बच्चा माँ के पास है तो वो पिता के विरुद्ध यानी कि अपने पति के विरुद्ध उस बच्चे के भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती है, मुकदमा कर सकती है कि इस बच्चे के पालन पोषण और भरण पोषण की राशि आप हमें दीजिए। और न्यायालय में ये केस फाइल होने के बाद न्यायालय उस बच्चे के भरण पोषण की उचित व्यवस्था करता है और उसके पिता यानी कि उस महिला के पति से धनराशि उगाही करके, अगर वो नहीं दे रहा है, या उसको आदेश दे करके उस बच्चे के हित में वो पैसा जमा करवाता है और बच्चे को पैसा प्राप्त होगा। यानी कि सिर्फ कस्टडी ही नहीं बल्कि बच्चे के पालन पोषण के खर्चे की भी मांग माता कर सकती है कि भाई आप इसका हमको पालन पोषण भी करना, केवल कस्टडी ही हम नहीं लेंगे। अगर सपोज करिए जैसे मान लीजिए 3 साल की बेटी है तो वो बेटी तो माँ के पास रहेगी ही रहेगी राइटफुली लीगली, वो तो उसको कस्टडी मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही वो ये डिमांड भी कर सकती है कि भाई इसके भरण पोषण का पैसा भी तो दो, हम इसको पालेंगे कैसे, हमको सहयोग करिए, हमको पैसा चाहिए, इसको कैसे पालन पोषण कैसे होगा, चिकित्सा कैसे होगी, कैसे इसका हम उचित देखरेख कर पाएंगे, भोजन पानी कैसे मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी महिला कस्टडी के साथ साथ अदालत में क्लेम कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट का जो 1955 का जो सेक्शन 26 है वो ये नियत करता है, प्रोवाइड करता है कि जब तलाक या न्यायिक अलगाव यानी कि जुडिशल सेपरेशन का केस चल रहा हो तब अदालत बच्चे की कस्टडी, शिक्षा और भरण पोषण का आदेश दे सकती है। यानी कि दोनों के बीच अगर मुकदमेबाजी चल रही हो पति पत्नी के बीच, तो उस स्थिति में अदालत वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखते हुए कि किसके पास, जब तक वो डिसाइड ना हो जाए, डिक्री ना डिसाइड हो जाए, फाइनल चीज़ें ना सेटल हो जाए, डिसाइड ना हो जाए कि हाँ कैसे क्या होना है, तब तक के लिए बच्चे के वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए उसके भरण पोषण, चिकित्सा और शिक्षा किसके पास ज़्यादा सेफ है, इस चीज़ को देख करके और ये डिसाइड करेगी कि बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी। अब अगर आप मुस्लिम हैं, अब आते हैं मुस्लिम लॉ क्या कहता है, तो उसका क्या सिद्धांत है, उसमें बच्चे की कस्टडी किसको कैसे मिलेगी, इसमें अलग से कोई सेक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन बच्चे की कस्टडी का दावा गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980 के तहत ही किया जा सकता है। यानी कि हिंदुओं के लिए तो एक सेपरेट एक्ट वगैरह है, सेपरेट सेक्शन है, लेकिन मुस्लिम्स में वही गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980 वाला प्रोसेस काम आएगा, उसी के तहत आप क्लेम कर सकते हैं। इस्लामी नियम जो हैं, इसमें भी छोटी सी बात आप लोगों के बीच रख दें, जो इस्लामी नियम है उसमें यह चीज़ है कि लड़के की कस्टडी लगभग 7 साल तक माँ को मिलती है और लड़की की कस्टडी शादी की उम्र तक मिलती है। तो जो इस्लामिक लॉ है वो ये कहता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है, क्योंकि जो मुस्लिम जो मैरिजेस हैं
वो स्पेशल मैरिज एक्ट के ही थ्रू रजिस्टर्ड होती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के जो प्रोविज़न है 1954 के, उसका सेक्शन 38 ये कहता है कि तलाक या अलगाव की कार्यवाही के दौरान कोर्ट बच्चे की कस्टडी और भरण पोषण का आदेश दे सकती है। तो इस पे भी वेलफेयर ऑफ चाइल्ड ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक तत्व है बच्चे की कस्टडी को लेकर के। एक केस लॉ है, एक केस लॉ है, मैं आप लोगों को बताता हूं। रमनीश पाल सिंह वर्सेस सुगंधी अग्रवाल 2024 का। इसमें कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को लेकर के काफ़ी डिस्क्राइब करते हुए अपना जजमेंट सुनाया है और ये निर्णय दिया है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की कस्टडी के मुकदमे की सुनवाई करने में और कस्टडी प्रदान करने में कि कस्टडी किसे दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के बच्चे की कस्टडी का कोई भी मुकदमा हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के से संबंधित हो, अगर बच्चे की कस्टडी आप क्लेम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है न्यायालय में कि बच्चे का हित आपके साथ सुरक्षित है, आप बच्चे को सही से रख सकते हो, उसकी सही परवरिश कर सकते हो, उसके उचित रूप से खान पान, चिकित्सा, शिक्षा, इस सारी चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हो। तो अगर आप ये सब साबित कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जो बच्चे की कस्टडी आप क्लेम करेंगे तो उसका जो जजमेंट होगा वो आपके ही फेवर में होगा। ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बराबर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।